नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। बिहार में छठ की छटा छाई हुई है, लेकिन साथ साथ राजनीति अपनी चाल से चल रही है। बिहार में छठ के साथ उपचुनाव का भी शोर है। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव गोपालगंज में उपचुनाव में बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव प्रचार करते हुए जहां बिना नाम लिए मामा मामी पर निशाना साधे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की मामी का कहना है कि छठ में कम से कम भांजा तेजस्वी आशीर्वाद लेने ही आ जाते। पात पर उगेले सूरज देवा झांकी झूकी, एक करेली छठ बरतिया की झांकी झूकी। लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच बिहार में उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ पूरे राज्य में छठ की छटा बिखरी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रचार का जोर भी चरम पर है। गोपालगंज में तो रिश्तों की डोर पर प्रचार का शोर भारी है। गोपालगंज से तेजस्वी यादव की मामी भी बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मामा और मामी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिना नाम लिए इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी है भाई चुनाव लड़ने का। कोई किसी को बांध सकता है, तो लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है। बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके उन लोग। हालांकि गोपालगंज से चुनाव लड़ रही तेजस्वी की मामी इंदिरा देवी ने कहा कि बी टीम क्या है वो नहीं जानती। खुद छठ का व्रत कर रही इंदिरा देवी का कहना है कि वो तो जनता से आशीर्वाद मांग रही है, साथ में अपने भांजे को भी आशीर्वाद दे रही है। जिला में आए हैं, तेजस्वी जी आए हैं, जिला में भांजा आए हैं, बाकी मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं। मेरे तरफ से मैं पर्व भूखी हुई हैं, तो पर्व भूखी है तो उस मेरे तरफ से आशीर्वाद है। छोटा बच्चा है, गोदी में खिलाए हैं। आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनावी रणनीति बनाने गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव से जब यही सवाल हुआ कि क्या वो छठ पर अपनी मामी का आशीर्वाद लेंगे, तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या आशीर्वाद लेंगे? आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या? जो लोग छठ करते हैं, हम सब लोगों से, सबका बड़े लोगों का आशीर्वाद तो रहना ही चाहिए छोटे पर। राजनीति का पहिया तो वैसे भी रिश्तों की डोर को नचाता रहा है। देखना ये होगा कि छठी मैया का आशीर्वाद इस बार गोपालगंज में मामा साधु यादव उनकी पत्नी इंदिरा यादव के साथ रहता है या भांजे तेजस्वी यादव के साथ। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी इंदिरा यादव की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इंदिरा यादव गोपालगंज के पूर्व सांसद अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव की पत्नी हैं। साधु यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी के भाई हैं, यानी साधु यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा यादव के प्रभाव का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने यहां बीएसपी से चुनाव लड़ा। साधु यादव ने बीजेपी के सुभाष सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। साधु यादव यहां दूसरे नंबर पर रहे, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी आसिफ गफूर तीसरे नंबर पर रहे थे। बताया जाता है कि गोपालगंज में यादवों के बीच साधु यादव की अच्छी पकड़ है। अब यादव वोट के सहारे इंदिरा यादव जीत जाएंगी ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन आरजेडी के कोर वोटर यादवों के वोट में सेंध जरूर लगा सकती हैं, जिसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार को मिल सकता है। यही वजह है कि इंदिरा देवी के खड़े होने से आरजेडी की बेचैनी बढ़ चुकी है और तेजस्वी यादव साधु यादव की पत्नी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। और अब बात गोपालगंज में तेजस्वी यादव और ललन सिंह एक मंच पर दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण शुरू होने से ठीक पहले ललन सिंह मंच छोड़कर वहां से निकल गए। ललन सिंह के मंच से उठकर जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया। हालांकि ललन सिंह का कहना है कि उनका पहले से कार्यक्रम तय था, इसलिए वो भाषण खत्म करके मंच से उतर गए। बिहार की राजनीति में शुक्रवार से ये तस्वीर चर्चा में है। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव मंच पर बैठे हुए हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ललन सिंह उठकर चल देते हैं। इस तस्वीर के सहारे बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल शुक्रवार को गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार करने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी आए थे। दोनों एक मंच पर साथ साथ बैठे भी दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण शुरू होने से ठीक पहले ललन सिंह मंच छोड़कर वहां से निकल गए। ललन सिंह के मंच से उठकर जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वभाव में ही धोखा है। जब वो एनडीए के साथ थे तो उन्होंने बीजेपी को हराया और अब वो मोकामा और गोपालगंज में आरजेडी को हराएंगे। हम लोगों के साथ थे तो हम लोगों को हरवाने का काम किया, और अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो चाहे मोकामा का उपचुनाव हो या गोपालगंज का उपचुनाव हो, वो राष्ट्रीय जनता दल को हरवाने की साजिश कर रहे हैं। कल ही का वाकया है कि जब गोपालगंज में ललन सिंह जी तेजस्वी यादव का मंच साझा कर रहे थे तो तेजस्वी यादव के भाषण के पहले ही ललन सिंह उठ के चले गए और उनके कार्यकर्ता नेता भी चले गए। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनका पहले से तय कार्यक्रम था, इसलिए अपना भाषण खत्म करने के बाद वो मंच से चले गए और उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे। तेजस्वी जी की एक मीटिंग थी, उसको भी हमको जाना पड़ा, उसके कारण विलंब होगा, आपसे क्षमा प्रार्थना है। तेजस्वी जी की एक मीटिंग थी, उसको भी हमको जाना पड़ा, उसके कारण विलंब होगा, आपसे क्षमा प्रार्थना है। कई बार राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। गोपालगंज में महागठबंधन के लिए ललन सिंह प्रचार करने के लिए गए थे। पहली बार तेजस्वी यादव और ललन सिंह एक मंच पर साथ दिखे। ललन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में वोट मांगे, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद ललन सिंह का पहले से ही दूसरा कार्यक्रम भी तय था। यही वजह है कि तेजस्वी के बोलने से पहले ललन सिंह मंच से उतर आए। चूंकि उपचुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रचार न करने पर सियासत जारी है। बीजेपी सीएम के प्रचार में शामिल ना होने को मुद्दा बनाती रही है। बीजेपी इसे महागठबंधन में दरार के तौर पर बताती रही है, लेकिन ललन सिंह ने दूसरे कार्यक्रम ने खुद बता दिया कि उनका पहले से दूसरा कार्यक्रम तय था। यही वजह रही कि तेजस्वी का मंच छोड़कर ललन सिंह को वहां से जाना पड़ा। बढ़ते हैं आगे। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घर वालों का कहना है कि मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। ये अर्थी बम चंद्रवंशी की है। पूरा बिहार छठ का दौरा उठाने को तैयार है, लेकिन उससे पहले बम की अर्थी उठ गई। बम की मौत यूं ही नहीं हुई। शराबबंदी वाले राज्य में बम को शराब ने मार डाला, ये कहना है उसके घर वालों का। उधर मैंने ये सीट फेंका था कि फेंका था ये पता नहीं, इतना मोट के 5 लीटर था। कोई बच्चा उठा के ले, अब दारू था कि ये सीट ये पता नहीं, खराब था, लेकर अपना पीने वाला लोग पी लिए। इतना दिन से हमको ससुर पिता कुछ नहीं हुआ था, ये अचानक पिया है, 2 दिन से पिया है, उसको बाद क्या हुआ नहीं हुआ, 4 बजे भोरे से इसको तबीयत बहुत हालत खराब है। बम की पत्नी का कहना है कि शराब पीकर आए थे, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। यही हुआ कि हाँ, अब शाम भर दिन तो ठीक है था, अब एक ही 4 बजे कहे कि हमको तबीयत कुछ लगता है कैसे कैसे देह में गर्मी नहीं है। डॉक्टर यहाँ गया, पानी एक बोतल चढ़ा, दूसरा पानी चलते चलते। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाव गांव में मातम का माहौल है। मौत सिर्फ एक बम की ही नहीं हुई, बम के साथ संदेहास्पद स्थिति में छोटू की भी मौत हुई है, जबकि 2 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि इन सभी लोगों ने एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद सबकी तबीयत खराब हुई। 4-5 बजे पी के दारू, अब बोले मर गए। घर वाले कह रहे हैं कि मौत शराब पीने के बाद हुई,
लेकिन पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराना तक मुनासिब नहीं समझा और जब सवाल हुआ तो जिले के एसपी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अभी चंद दिनों पहले रोहतास जिले में संदेहास्पद स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़े किए थे। जबकि जनवरी से तक बिहार के अंदर 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं। पटना हाईकोर्ट ने 9 सूत्री और इसकी विफलता के कारण गिराए हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें और कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का काम करें। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन संदेहास्पद स्थिति में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले राज्य में शराब से मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के बेहद करीब है। शराबबंदी को लेकर सरकार ने तमाम जतन किए हैं और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। शराबबंदी में चौकीदार, थानेदार से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी को भी तय कर दिया गया है। बावजूद इसके बिहार में शराब और शराबी रोज पकड़े जाते हैं। शराब से मौतों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल के दिनों की अगर बात करें तो धनतेरस को रोहतास जिले में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई। आरोप लगाया गया कि इन सारे लोगों की मौत शराब पीने से हुई। अभी इन मौतों पर सियासत जारी ही थी कि बेगूसराय में भी 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतकों के घर वालों का कहना है कि उन लोगों ने शराब पी थी। तो ऐसे में अब सवाल है कि शराबबंदी में शराब आखिर आई कहां से बनाई गई जहरीली शराब, और समय पर पुलिस ने शराब को आखिर क्यों नहीं पकड़ा। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि मृतकों का पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं कराया गया। अगर ये मौत शराब से हुई है तो इतनी बड़ी घटना पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करपूरी ग्राम में बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई की शाखा को निशाना बनाया। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने बैंक में आए ग्राहकों से 2,50,000 रुपए की लूट की। समस्तीपुर में लुटेरे कितने बेखौफ हो गए हैं, उसकी बानगी देखिए। समस्तीपुर के करपूरी ग्राम में लुटेरों ने स्टेट बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर आराम से चलते बने। देखिए सीसीटीवी फुटेज को। हेलमेट पहने ये लुटेरे कैसे हथियार के बल पर लोगों को धमका रहे हैं। एक कर्मचारी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो लुटेरे ने उस पर कुर्सी से हमला कर दिया। हम तो यहाँ बैठे हुए थे, वो लोग बैंक रॉबरी करके निकल रहा था। उसके बाद हम सोचे गेट बंद करके वो जा रहा था। उसके बाद हम सोचे सायरन बजाए, सायरन बजाते समय वो फिर गेट खोल के अंदर आया। उसके बाद चेयर उठा के हमको मार दिया। चंद मिनटों के अंदर लुटेरों ने बैंक से 2 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए और फिर आराम से फरार हो गए। इस लूटपाट के क्रम में होमगार्ड के जवान, ये है आपको तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे, इनके साथ मारपीट की गई, इनको सर फोड़ दिया गया और ये दूसरे लोग हैं जिनको जख्मी किया गया। लूट की ये वारदात किसी दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर के घर से चंद कदमों की दूरी पर घटी। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट के दौरान बैंक में तैनात होमगार्ड जवान और एक अन्य बैंक कर्मी को घायल कर दिया। लोग आया, हम यहाँ पर खड़े थे, वो लोग आया बगल से हमको पकड़ लिया। हम जब अथी टाने न कि दूसरा आकर के। कितने लोग थे? 6 गो था। 6 लोग थे। हमेशा की तरह घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की खानापूर्ति में जुट गई। ठीक है, घटना हुई है, ठीक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनकी पहचान हो जाए और उनकी पहचान करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है। समस्तीपुर में दिन दहाड़े लूट की अनगिनत वारदातें हो चुकी है। पुलिस एक घटना की जांच की बात कहती है, तब तक अपराधी उससे बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे देते हैं। सवाल है
कि कब तक होती रहेगी लूट की वारदात, कब तक लूटे जाते रहेंगे बैंक, क्या कर रही थी पुलिस की गश्ती टीम, क्या फेल हो गया है पुलिस का खुफिया तंत्र। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। हाल के दिनों में समस्तीपुर में लूट की घटनाएं अचानक से बढ़ गईं। 6 अक्टूबर को उजियारपुर थाना क्षेत्र के गांवपुर गांव के पास बैंक कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं 20 अक्टूबर को विभूतिपुर के सिंघिया में बंधन बैंक में अपराधियों ने 30,000 रुपए की लूट की थी। 23 अक्टूबर को ज्वेलर्स की दुकान से 8 की संख्या में आए अपराधियों ने करीब 4 लाख कैश और 2 लाख के गहने की लूट लिए थे। 23 अगस्त को बहादुरपुर में पुराने दुर्गा स्थान के नजदीक जर्दा कारोबारी से 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। बैंक लूट जैसी घटनाएं संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। सरकार दावा करती है कि बिहार में संगठित अपराध कम हुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में लूट की कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। अब सवाल है कि क्या बिहार में बढ़ रहा है संगठित अपराध? क्या अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा है, जो अपराधी इस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े जाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? बढ़ते हैं आगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ब्राह्मण समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज के साथ साथ बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का, बाबा क्षमा करेंगे आप नहीं है उसमें, वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं वो, लेकिन नाम उसका जो दिया है वो नाम है ईसाई से। कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो की विवादित बयानबाजी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हंगामा मच गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो सबके निशाने पर आ गए। ब्राह्मण संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जलेश्वर महतो के गढ़ बाघमारा में ब्राह्मण कल्याण मंच में जलेश्वर के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया, तो लगे हाथ बीजेपी ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ऐसे ही लोग जातीय भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति करते हैं। किसी समाज पर इस तरीके का प्रहार गैर उचित है। हम मांग करते हैं जलेश्वर महतो पर उचित कार्रवाई हो, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कि वो बताएं कि वो कौन सा ब्राह्मण है, उनको आप सत्यापित कीजिए। और अगर आप सत्यापित नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ब्राह्मणों की सम्मान में जो आप ठेस पहुंचाने का कार्य किया है उसके विरुद्ध कहीं न कहीं जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण समुदाय पर विवादित बयानबाजी करके जलेश्वर महतो पूरी तरह से फंस गए हैं। अब उन पर सियासी हमले तो हो ही रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय भी उनसे नाराज हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी टिप्पणी करके जलेश्वर महतो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।